फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का चैप्टर कर रहे हैं जो कि यूनिट 3 द लैंडफॉर्म्स का पार्ट है। हमने इसके रिलेटेड जो लास्ट लेक्चर कवर किया जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के रिलेटेड, वो एंडोजेनेटिक फोर्सेस से एसोसिएटेड एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस, एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स से जुड़ा चैप्टर लेक्चर था, जिसमें हमने ये बताया कि किस तरह से एंडोजेनेटिक फोर्सेस डिफरेंट एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स को जन्म देती हैं और एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स के कारण डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एग्जिस्टेंस में आते हैं। हमने वो सारा पढ़ा। आज हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में जानेंगे, समझेंगे। एंडोजेनेटिक फोर्सेस, जो फोर्सेस कमिंग फ्रॉम विद इन और कमिंग फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सो वर्ड से क्लियर हो रहा है कि दे आर ओरिजिनेटिंग आउटसाइड द अर्थ। तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? टेम्परेचर सही कर दो, कम करो। दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर से ओरिजिन होती है। एक एक लाइन, एक एक चीज़ अच्छे से समझेंगे ताकि सारा चैप्टर हमें समझ में आए। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, एक्सोजेनिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से आज हम शुरू करेंगे। देखिए, द अर्थ सरफेस इज बीइंग continuously subjected to external forces induced basically by energy, that is the energy coming from the sun and the sunlight. So the earth's surface is being continuously subjected to external forces originating within the earth's atmosphere. तो जो अर्थ का सरफेस है हमने पढ़ा था, आज वो डिफरेंट रिलीफ फीचर से भरा हुआ है। माउंटेन हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, कोस्ट हैं, कई तरह के डिप्रेशंस हैं, कई बेसिन्स हैं, आइलैंड्स हैं। और हमने समझा कि अर्थ के सरफेस पे ये डिफरेंट जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स या डिफरेंट रिलीफ फीचर्स क्यों हैं। हमने देखा कि ये दो फोर्सेस के इंटरप्ले के कारण है। एक फोर्स जो एंडोजेनेटिक फोर्स है, अर्थ के अंदर से लगती है बाहर की तरफ, वो एलिवेशन प्रोवाइड करती है, वो फीचर्स को बनाने के लिए जिम्मेदार है यहाँ पर। मतलब वो ऐसा कहा जाता है कि वो लैंड फॉर्म करती है। ओके, तो वो माउंटेन्स बनाती है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की मदद से, वर्टिकल मूवमेंट्स की मदद से। जैसे लैंड है, यहाँ तक कोस्ट, यहाँ तक पानी चढ़ा हुआ है, लैंड थोड़ा सा टिल्ट हुआ, इमर्ज हो गया, तो ये लैंड पानी से ऊपर उठ गया, तो ये लैंड बन गया। एपिरोजेनेटिक मूवमेंट हमने पढ़ा था। तो हॉरिजॉन्टल यानी कि ओरोजेनेटिक मूवमेंट, वर्टिकल यानी कि एपिरोजेनेटिक मूवमेंट। तो ये अल्टीमेटली रिलीफ देने में, हाइट देने में, एलिवेशन देने में योगदान करती है। जो मिड ओशनिक रिज एरिया है वहाँ पे क्रस्ट फॉर्म हो रही है, फिर जो कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज़ है वहाँ पे फोल्डेड माउंटेन्स बन रहे हैं, जो डाइवर्जिंग बाउंड्रीज़ हैं वहाँ पे लावाज निकल रहे हैं, लावा शीट्स बन रही हैं, लावा प्लेट्यूज बन रहे हैं, या फिर फॉल्ट बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहानी ये है कि जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं डिफरेंट मूवमेंट्स के वाया, वो जहाँ पर एक तरफ लैंड फॉर्म कर रही हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस उस एलिवेशन को, उस रिलीफ को, उस हाइट को, उस जियोमॉर्फिक फीचर को या जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म को एक्सोजेनेटिक फोर्सेस वियर डाउन कर रही हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस यहाँ पर एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस के वाया इनको वियर डाउन कर रही हैं। ओवरऑल हम इन प्रोसेसेस को एक सिंगल नेम दे देते हैं, डेन्यूडेशनल प्रोसेस। इसके तहत क्या हो रहा है? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण रॉक्स डिसइंटीग्रेट हो रही हैं, रॉक्स डिकम्पोज हो रही हैं। इन डिसइंटीग्रेटेड, इन डिकम्पोज रॉक्स को कई एक्सोजेनेटिक एजेंट, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कह लीजिए, अपने साथ बहा के ले जा रहे हैं और किन्हीं डिप्रेशंस में या किन्हीं बेसिन्स में जाके डिपॉजिट कर दे रहे हैं। तो एक पहाड़ बहुत ऊंचा है, कॉनिकल है, तीखा है, उसका समिट बहुत तीखा है। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जैसे कि बरसातें, रनिंग वाटर जैसे कि रिवर्स, जैसे कि ब्लोइंग विंड, जैसे कि मूविंग ग्लेशियर्स, जैसे कि वेव्स या फ्लोइंग वाटर करेंट्स इन द ओशियंस और इन द रिवर्स, ये सारे एक्सोजेनेटिक एजेंट्स, ये सारी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस इस माउंटेन की को वियर डाउन करने में, रिड्यूस करने में, तोड़ने में लगी हुई हैं। इसकी रिलीफ को, इसकी हाइट को डाउन कर देंगी, इसके एलिवेशन को घटा देंगी, इसके उन कॉनिकल समिट्स को राउंडेड कर देंगी,
सर्कुलर कर देंगी, और यहाँ से तोड़ा गया सारा मटेरियल, यहाँ से एक्वायर किया गया सारा मटेरियल, अर्थ मटेरियल, यहाँ से एक्वायर करके ट्रांसपोर्ट कर देंगी और डिपॉजिट कर देंगी कहीं और वहाँ पे सेडिमेंट्स जब कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, सीमेंट हो जाएंगे, तो वहाँ पे रॉक्स बन जाएंगी, नए रिलीफ फॉर्म्स या रिलीफ फीचर्स बन जाएंगे। तो इस तरह से ऊंचाइयाँ देने का, एलिवेशन देने का, हाइट देने का काम जो है एंडोजेनेटिक फोर्सेस कर रही हैं, जो अर्थ के अंदर से आ रही हैं। उन्हें समतल करने का, वियर डाउन करने का, फ्लैट करने का काम कर रही हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, जो बाहर से लग रही हैं। धूप है, बरसात है, नदी का बहता पानी है, मूविंग ग्लेशियर्स हैं, बहती हुई हवाएं हैं, या फिर लहरें हैं, या फिर वाटर करंट हैं, ये सारा कुछ रोल प्ले करता है। ये सारे एक्सोजेनेटिक एजेंट्स हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखना। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो वियर डाउन कर रहे हैं लैंड फॉर्म को या रिलीफ फीचर को। ओके, तो वही हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि द अर्थ सरफेस इज़ बीइंग कंटिन्यूसली सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्सेस ओरिजिनेटिंग विद इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, और जब हम कह रहे हैं ओरिजिनेटिंग विद इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तो जो भी एनर्जीज़ के कारण ये एक्सटर्नल फोर्सेस बन रही हैं, वो एनर्जी का अल्टीमेट एंड डोमिनेंट सोर्स है द एनर्जी ऑफ द सन, दैट इज़ सनलाइट। क्योंकि सन का टेम्परेचर, सन की वजह से अर्थ पे टेम्परेचर होगा, तो जिस जगह पे टेम्परेचर बढ़ेगा वहीं पर हवाएं गर्म होके फैल जाएंगी तो हल्की होके ऊपर उठ जाएंगी, वहाँ पे लो प्रेशर बनेंगे। जब वहाँ लो प्रेशर बना, सराउंडिंग रीजन में हाई प्रेशर बना, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एक प्रेशर ग्रेडियंट बन गया। और जब ये प्रेशर ग्रेडियंट बन गया हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ग्रेडियंट बना, ढलान बनी, तो फिर विंड्स फ्लो करेंगी। एयर जो है वो विंड के फॉर्म में फ़्लो करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। लेकिन इस साइकिल को चलाने के लिए ज़िम्मेदार कौन है? सनलाइट, सन। द हीट ऑफ द सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और यही गर्म हुई हवा जो फैल के हल्की होके ऊपर उठ गई है, ये एक हाइट पे जाने के बाद अल्टीमेटली कंडेंस होगी। कंडेंस होने के बाद ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में अर्थ को रिसीव होगी। प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में ये स्नोफॉल भी हो सकता है, पहाड़ों पे होता है, हेल स्टॉर्म भी हो सकते हैं, गले पड़ते हैं कई बार, या रेनफॉल भी हो सकता है। तो पहाड़ों में जो बर्फ़ पड़ रही है वही बर्फ़ को फिर सनलाइट की मदद से, हीट की मदद से ही पिघलाई जा रही है, वो पिघल रही है और वो नदियों का जल स्रोत बन रही है। द पेरिनियल रिवर्स कमिंग फ्रॉम द हिमालयस ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ द स्नो और द आइस ओवर देयर। और फिर बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण यही स्नो जो है कॉम्पैक्ट हो करके बड़े बड़े आइस ग्लेशियर्स बना रही है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है सनलाइट और सन की जो हीट है वो प्ले करती है। अर्थ हमारी 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। इसकी वजह से ऐसा लगता है कि सन की एक एपेरेंट मूवमेंट है, ऐसा प्रतीत होता है कि मूवमेंट है। रियली में तो सन नहीं मूव करता है, पर हमें ऐसा लगता है कि देयर इज़ एपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन फ्रॉम द इक्वेटर एंड द साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन फ्रॉम द इक्वेटर। तो दिस नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन के वजह से अर्थ के डिफरेंट पार्ट राउंड द ईयर सन की वर्टिकल रेज के इन्फ्लुएंस में आते हैं। और उन रीजन में जब वो वर्टिकल रेज के इन्फ्लुएंस में हैं, उन रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ गर्मियाँ होती हैं। यही चीज़ बरसातों का भी कारण बनती है। और जिन रीजन्स में सन की रेज स्लांटेड हैं या सन की रेज नहीं पहुँच पा रही हैं, वहाँ पे ठंड होती है, टेम्परेचर गिर जाता है, मौसम बदल जाते हैं। तो इस वजह से द होल सिनेरियो इज़ एसोसिएटेड विद द अल्टीमेटली दिस होल एटमॉस्फेरिक सिस्टम इज़ एसोसिएटेड विद द सनलाइट, दैट एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। इसलिए हमने कहा है कि द डोमिनेंट और द पैरामाउंट एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑफ द सन, सनलाइट। ओके, तो इसलिए वही एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को चलाने का काम कर रहा है। इसी और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस अल्टीमेटली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ओके, दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। So the earth's surface is being continuously
subjected to external forces induced basically by energy, that is energy we are talking here, the sunlight. So the external forces originating within the Earth's atmosphere. These external forces are known as एक्सोजेनिक या फिर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस. ओके, अब इनका एक्शन क्या है, काम कैसे है? द एक्शंस ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस रिजल्ट इन वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ और एलिवेशंस थ्रू इरोजन, दैट इज़ द डेनुडेशनल प्रोसेसेस. डेनुडेशनल प्रोसेसेस में सब आ जाएगा, चीज़ का वेदर होना, डिसइंटीग्रेट होना, डिकम्पोज होना, उस चीज़ को, उस डिसइंटीग्रेटेड डिकम्पोज्ड अर्थ मटेरियल को इरोजनल एजेंट्स के द्वारा एक्वायर करना, एक्वायर करके वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके कहीं डिपॉजिट करना, सेडिमेंट जमा देना. तो दिस होलसम सिनेरियो इज़ द डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस. तो इसमें वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, सेडिमेंटेशन सब आ जाता है. तो वही लिखा है हमने कि द एक्शंस ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस रिजल्ट इन वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ और एलिवेशंस थ्रू इरोजन is known as degradation और gradation. तो आपको पूछा जाए कि डिग्रेडेशन या ग्रेडेशन एंडोजेनेटिक प्रोसेस है या एक्सोजेनेटिक, ये एंडोजेनेटिक एक्शन है या एक्सोजेनेटिक, इट इज़ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, इट इज़ एक्सोजेनेटिक एजेंट एक्शन. और व्हाट इज़ द डिग्रेडेशन या सिंपली व्हाट इज़ ग्रेडेशन? द ग्रेडेशन और डिग्रेडेशन इज़ कि कोई भी रिलीफ फीचर को वियर डाउन कर दिया है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ने. वियरिंग डाउन किसकी मदद से? डेनुडेशनल प्रोसेसेस, स्पेसिफिकली द इरोजन. तो चीज़ को वहाँ से तोड़ा, एक्वायर किया, ले गए, कहीं डिपॉजिट किया. तो रिलीफ को डाउन करना. तो आप कहीं गए, आपने देखा कि वहाँ पर पहले पहाड़ थे और अब वो पहाड़ों की ऊंचाई कम हो रखी है, उनकी स्लोप पहले बहुत स्टीप थी, अब जेंटल हो गई है. उनके समिट्स पहले बड़े कॉनिकल थे, अब राउंडेड हो गए हैं, बल्ज्ड हो गए हैं. ये सारे बदलाव जब आपने देखे तो आपने ये कहा कि लगता है यहाँ पर ग्रेडेशन या डिग्रेडेशन का एक्शन हुआ है. किसने किया है? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ने किया है. ये एक्सोजेनेटिक एक्शन है. तो व्हाट इज़ ग्रेडेशन या व्हाट इज़ डिग्रेडेशन? इट इज़ द वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ, वियरिंग डाउन ऑफ एलिवेशन ऑफ द जियोमॉर्फिक forms, land forms, okay, via the erosion, through erosion. okay, कोई टेंशन तो नहीं इसमें. अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा कौन? एग्रेडेशन. ग्रेडेशन का या डिग्रेडेशन का ऑपोजिट क्यों है? कौन है? ग्रेडेशन. तो वो जो मटेरियल एक्वायर किया है इरोजन ने, जिसकी वजह से वियर डाउन हो गया वो रिलीफ फीचर, वो एक्वायर्ड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करके कहीं ना कहीं डिपॉजिट भी करना है. तो वो जो बेसिन्स हैं या वो जो डिप्रेशन एरियाज़ हैं, वहाँ पे जाके वो जो सेडिमेंट या डेब्रिस फिलअप किया जाता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है, दिस एक्शन इज़ एग्रेडेशन. दिस एक्शन इज़ एग्रेडेशन. इसीलिए कहा जाता है कि द इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन इज़ एग्रेडेशनल प्लेन. जो गंगा का हमारा मैदान है, आप जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि इसे हम एग्रेडेशनल प्लेन कहते हैं. एग्रेडेशनल प्लान इसलिए कहते हैं कि ऐसा माना जाता था कि एक बड़ी सी डिप्रेशन थी, हिमालय से आने वाली नदियों ने, इंदस और उसके ट्रिब्यूटरीज़, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज़, ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ ने अपने साथ जो सेडिमेंट लाई, उस सेडिमेंट को इस डिप्रेशन में हज़ारों लाखों वर्षों में जमा किया. और उस सेडिमेंट की फिलिंग से जो एक प्लेन एग्जिस्टेंस में आया, दैट इज़ द इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन या द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया. तो ये फिलिंग अप प्रोसेस, फिलिंग अप एक्शन ऑफ द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण बना है. इसको एग्रेडेशन कहते हैं. ओके. और हिमालय का क्या हुआ है? अरावली का क्या हुआ है? वियर डाउन हो गया है, तो उनका हो गया ग्रेडेशन, उनका हो गया डिग्रेडेशन. ओके. सो अरावलीज आर हाईली डिग्रेडेड, अरावलीज आर हाईली ग्रेडेड. उसकी ग्रेडिंग कर दी है. ठीक है. जो कहीं से चोंच इधर निकल रही थी, कहीं से तीखा ऐसे हो रखा था, कहीं से इधर को बढ़ा हुआ था,
वो पूरा रगड़ के सपाट करके ग्रेड बना दिया, उसका पूरा ग्रेडिंग कर दी है। तो कई बार आप कोई सामान लेके आते हो, जैसे लोहा है, लोहे के जॉइंट हैं, उस पर जॉइंट के दौरान मलबा चढ़ गया है, उसको पूरा रगड़ के साफ़ करके पूरी ग्रेडिंग कर देते हैं उसकी, तो पूरा ग्रेडिंग हो गई है, एकदम एन ग्रेड कर दिया एक जैसा समतल। तो वही जब अरावली की हुई अच्छे से वियरिंग डाउन, तो तीखी तीखी चोंचें जो नोक थी वो भी बराबर हो गई, साइडों से जो ऐसा तीखा कुछ उधर बढ़ रहा था कुछ उधर, वो भी धीरे धीरे बराबर हो गया। ऐसा लगता है देख के किसी ने ग्राइंडर चला चला के पूरी ग्रेडिंग कर दी इसकी, तो पूरा ग्रेडेशन हो रखा है। तो इसलिए अरावली जो है स्ट्रॉन्ग एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में है, और वो अब जो माउंटेन बचा है किसी समय के बहुत माइटी माउंटेन का एक बचा हुआ हिस्सा है। सो इट इज़ अ रेलिक्ट माउंटेन, अवशिष्ट चट्टान है, वो अवशेष ही बचा है एक पुराने माउंटेन का बस, तो रेलिक्ट माउंटेन है, अवसादी चट्टानें हैं वो। ओके, तो वो वियरिंग डाउन हो गया। और गंगा का मैदान जो है ये एग्रेडेशन है। ओके, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो लिखा है कि द एक्शंस ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस रिजल्ट इन वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ थ्रू इरोजन is known as degradation or gradation. The actions of exogenic forces result in filling up of basins or depressions with sediments or debris is known as aggradation. Okay. The exogenic processes are mainly land wearing forces. तो हम एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस और एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस को जब कंपैरिजन में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस या एंडोजेनेटिक फोर्सेस आर मेनली लैंड फॉर्मिंग फोर्सेस, है ना, बट द एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आर मेनली लैंड वियरिंग प्रोसेसेस या लैंड वियरिंग फोर्सेस। ये वियर डाउन करती हैं, वो फॉर्म करते हैं, ये वियर करती हैं, तो बराबर चलता रहता है, कंटिन्यूसली ये चलता रहता है, दोनों लगे हुए हैं अपने लेवल पे। सो द एक्सोजेनिक प्रोसेसेस और द फोर्सेस आर मेनली लैंड वियरिंग प्रोसेसेस या लैंड वियरिंग फोर्सेस। ओके, अब कौन कौन से जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस के बाद? वेदरिंग होती है, इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, मास वेस्टिंग होती है। सो वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन आर एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते। ओके, जियोमॉर्फिक 3 शब्दों से हमने देखा था, जियो मने अर्थ, है ना, और मॉर्फ मने फॉर्म, मॉर्फ मने फॉर्म। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस मतलब अर्थ की फॉर्म को चेंज करना। जियोमॉर्फिक 3 शब्दों से मिलकर के बना है। जी मने अर्थ, मॉर्फ मने चेंज करना, फॉर्म किसकी? अर्थ की। तो जियोमॉर्फिक मने अर्थ की फॉर्म को चेंज करना, कहने का मतलब लैंड फॉर्म्स को चेंज करना। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कौन से हैं? एक्सोजेनिक वाले। कौन से हैं? मास वेस्टिंग, सेकंड इरोजन एंड डिपोजिशन, थर्ड वेदरिंग। तो ये मेन 3 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हुए दिखे होंगे आपको। तो अरावली जो लैंडफॉर्म था एक समय में एक माइटी माउंटेन के रूप में, उसका फॉर्म चेंज हो गया। अच्छा, फॉर्म चेंज हुआ तो ये हो क्या गया? आपने कहा कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस ने इसका फॉर्म चेंज कर दिया। कौन से जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हुए होंगे? वेदरिंग हुआ होगा, इरोजन एंड डिपोजिशन हुआ होगा, एंड मास वेस्टिंग हुआ होगा, इन्होंने किया। अच्छा, ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस किसको बिलोंग करते हैं? कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए? एक्सोजेनिक या एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओवरऑल हमने देखा था कि वट एवर बी द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, ऑल द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस डिपेंड करते हैं 2 फोर्सेस पे। वन एंडोजेनेटिक फोर्स जो हमने पिछले लेक्चर में कराई, एंड द सेकंड एक्सोजेनेटिक फोर्स। ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं यहाँ पर, दीज जियोमॉर्फिक, क्योंकि जो डायस्ट्रॉफिक और वॉल्केनिज्म नाम के जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं वो हमने एंडोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर कवर कर लिया। दोज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, द डायस्ट्रॉफिज्म, है ना, द डायस्ट्रॉफिज्म एंड द वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक। तो सडन फोर्सेस के अंदर हमने वॉल्केनिज्म देखा था, अर्थक्वेक देखे थे।
और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस के अंदर हमने आगे जा कर के देखा था ओरोजेनी, एपिरोजेनी देखा था ना। तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं मेनली वो हैं डायस्ट्रॉफिज्म एंड वॉल्केनिज्म। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं वो हैं मेनली वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डेपोजिशन एटसेट्रा। इज़ दैट क्लियर? तो हमने तब से आपको बता रहे हैं कि हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस सीधी मतलब इस बात का ये है लैंड फॉर्म्स में चेंजेस आना। ओके, अब लैंड फॉर्म्स में चेंजेस आ रहे हैं तो मतलब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो कोई बल होता होगा, कोई फोर्स होती होगी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। हमने उसे डिवाइड किया दो मेन फोर्सेस में, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। अब एंडोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो रहे हैं मेनली दो मोटे मोटे, एक डायस्ट्रॉफिज्म के अंदर कवर हो रहे हैं, एक वोल्केनिज्म की कैटेगरी में देख लो आप। डन है ना। आज हम आगे बढ़ गए हैं, हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनको समझ रहे हैं। उनका नाम यहाँ लिखा है, वेदरिंग लिखा है, मास वेस्टिंग लिखा है, इरोजन एंड डेपोजिशन लिखा है। ओके, सो वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डेपोजिशन आर एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। डायस्ट्रॉफिज्म एंड वॉल्केनिज्म आर एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। क्लियर हो गया? चलो अब आगे समझते हैं। एनी एक्सोजेनिक एलिमेंट ऑफ नेचर, जैसे कि विंड, वाटर है, विंड है, आइस है, तो ये हैं एक्सोजेनिक एलिमेंट। प्रकृति के, नेचर के एक्सोजेनिक एलिमेंट कौन से हैं? विंड है, वाटर है, आइस है। सो एनी एक्सोजेनिक एलिमेंट ऑफ नेचर capable of acquiring and transporting earth materials can be called a geomorphic agent। तो अब एटमॉस्फेयर में वाटर है, विंड है, आइस है, उस वाटर में अगर इतनी कैपेबिलिटी हो जाए, आ जाए कि वो अर्थ मटेरियल को एक्वायर कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है, उस आइस में इतनी कैपेबिलिटी आ जाए कि वो अर्थ मटेरियल को एक्वायर करके ट्रांसपोर्ट कर देगी, उस विंड में इतनी कैपेबिलिटी आ जाए कि वो अर्थ मटेरियल को एक्वायर करके ट्रांसपोर्ट कर देगी। जब एक्सोजेनिक एलिमेंट्स में इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है तब वो एक्सोजेनिक एजेंट हो जाते हैं फॉर द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तब वो उस योग्य बन पाते हैं कि वो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवा पाएँ, जैसे वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, मास वेस्टिंग। ये अल्टीमेटली तो होगा किसके द्वारा? रनिंग वाटर के द्वारा, वाटर वेव्स के द्वारा, वाटर करेंट्स के द्वारा, या मूविंग ग्लेशियर्स के द्वारा, या ब्लोइंग विंड के द्वारा। ये तो हो गए सारे के सारे एजेंट्स। क्लियर है? पर ये एजेंट्स के जो बेस में है वो तो एक्सोजेनिक एलिमेंट ही हैं प्रकृति के। विंड है, वाटर है, आइस है, पर हर विंड, हर वाटर, हर आइस, हर नेचुरल एक्सोजेनिक एलिमेंट एजेंट तो नहीं होगा। एजेंट तो तब बनेगा जब उसमें इतनी कैपेबिलिटी एक्वायर कर ले वो कि वो अर्थ मटेरियल को एक्वायर कर सकता है और ट्रांसपोर्ट करा सकता है। तो तब जा कर के हम कहेंगे कि यहाँ पर इरोजन या वेदरिंग या मास वेस्टिंग हो रहा है। हर बहती हुई हवा तो नहीं ना इरोजन कर रही भाई, हर बहती हुई हवा तो इरोजन नहीं कर रही। हर पड़ी हुई बर्फ़ जो है वो तो नहीं कर रही इरोजन किसी तरह से। हर पानी तो नहीं इरोजन कर रहा है, लेकिन पानी, बर्फ़, हवा ये एक्सोजेनिक नेचुरल एलिमेंट्स हैं। पर इनको एक्सोजेनिक एजेंट बनने के लिए कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हो पाएँ, इनको एक सर्टेन लेवल ऑफ कैपेबिलिटी एक्वायर करनी पड़ती है। वो कैपेबिलिटी ये कि इन्हें उस स्टेट में आना पड़ता है कि ये अर्थ मटेरियल्स को एक्वायर कर पाएँ और ट्रांसपोर्ट कर पाएँ, तो तब ये फिर एक्सोजेनिक एजेंट कहलाते हैं। ओके, तो मतलब नदी के पानी में उतना बहाव होना चाहिए, उसकी उतनी तेज़ी होनी चाहिए, उसका उतना वॉल्यूम होना चाहिए, तब जा कर के वो मिट्टियों को काटती है, तब जा कर के वो
रॉक्स को गहरा करती है, आगे की ओर काटती है, चौड़ा करके काटती है। लेटरल इरोजन चौड़ाई करती है, वर्टिकल इरोजन हेड गहरा करती है, हेडवर्ड इरोजन आगे की ओर काटती है ना। खुद जा कर के खड़े हो गए पहाड़ों में, एक गिलास पानी ऐसे फेंक रहे हो इग्नियस रॉक की मुंडी के ऊपर, तो तुम्हारे उस एक गिलास पानी का इतना वजूद नहीं है भाई कि वो उस इग्नियस रॉक को वर्टिकल इरोड कर दे, हेडवर्ड इरोड कर दे और लेटरल। तो वहाँ पे जाकर कहोगे सर ने बोला था कि पानी एक एक्सोजेनिक नेचुरल एलिमेंट है और ये इरोजन कर देगा। मैंने तो 2 घूंट पानी गिराया, कुछ हुआ ही नहीं। यही पानी जब उतनी कैपेबिलिटी एक्वायर कर जाएगा जितनी कैपेबिलिटी ज़रूरी है कि ये इस अर्थ मटेरियल को एक्वायर करके ट्रांसपोर्ट कर दे, तो अब ये एक्सोजेनिक एजेंट हो जाएगा। होगा यही पानी, पर इसको पहले उस रुतबे को हासिल करना होगा, इसको पहले उस लेवल को हासिल करना पड़ेगा। तो जैसे तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं हिमालय में, उन ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण वो पिघला हुआ ग्लेशियर पानी में बदल जाता है, तो ग्लेशियर मेल्ट होके लेक्स में बदल रहे हैं। और जब पानी का लेवल इतना हो जाता है कि सराउंडिंग रीजन्स में वो इतना लेटरल प्रेशर मारने लगता है, तब वो अपने आगे जो नेचुरल चट्टानें हैं, उनकी जो दीवारें, उनको तोड़ देता है। सडन आउटबर्स्ट होता है उस पानी का, इसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट कहते हैं। और वो आउटबर्स्ट निचले इलाकों में डिवास्टेटिंग फ्लड लाता है। इसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं, जो 2013-14 में केदारनाथ में भी आया था। तो अल्टीमेटली ये जो फ्लड्स हैं ये तबाही मचाते हैं। कितना कुछ अपने साथ इरोड करके ले गए थे, पूरी की पूरी वैली सफ़ा कर देते हैं, सफाया, ठीक है। लेकिन हल्का हल्का पानी कहीं से आ रहा है, वो थोड़ी ना कुछ कर रहा है, वो तो अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहा है। तो करेगा पानी ही, करेगी हवा ही, करेगी बर्फ़ ही, करेंगे यही प्राकृतिक एलिमेंट। लेकिन करेंगे तब जब इनका उतना रुतबा बनेगा, जब ये उतना स्टेटस, उतनी कैपेबिलिटी एक्वायर कर लेंगे कि ये अर्थ मटेरियल एक्वायर करके ट्रांसपोर्ट करने की ताकत रखने लगे हैं, तब ये एजेंट बन जाएंगे। किसके एजेंट बन जाएंगे? जियोमॉर्फिक प्रोसेस के। तब जियोमॉर्फिक प्रोसेस अपनी मर्जी का एजेंट बुलाएगा कि एजेंट वाटर आ जाओ, एजेंट विंड आ जाओ, एजेंट ग्लेशियर आ जाओ, एजेंट वेव, एजेंट वाटर करंट आओ। या कई दीवाना बहुत ज़बरदस्त जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, सारे एजेंट इकट्ठे बुला लेगा कि सारे एजेंट इकट्ठे आ जाओ। आई बात समझ में? तो ये कहानी। लेकिन जियोमॉर्फिक प्रोसेस खाली नेचुरल एलिमेंट रूप में पानी से कोई काम नहीं ले पाए। तब वो उसको समझाएगा कि बेटे पहले अपने आप को बड़ा करो, अपना लेवल उतना बनाओ, तब तुम्हें मैं एजेंट की तरह इस्तेमाल करूँगा। ओके, दैट्स ऑल। सो any exogenic element of nature, that is water, wind or ice, capable of acquiring and transporting earth materials can be called a geomorphic agent। अब क्लियर हो गया कि जियोमॉर्फिक एजेंट कब बोलना है? तो एक्सोजेनिक नेचुरल एलिमेंट को ही एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक एजेंट बोलना है आपने, पर उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ओके, so can be called a geomorphic agent when these elements of nature, water, wind, ice, become mobile due to gradients। अब वर्किंग बताई गई है कि कैसे काम होता है। when these elements of nature become mobile due to gradients, they remove the materials and transport them over slopes and deposit them at lower levels। ओके, तो जब ये जो एक्सोजेनिक नेचुरल एलिमेंट्स हैं ये मोबाइल हो जाएं, मूव करने लगें ड्यू टू ग्रेडियंट्स, तो हर तरह की मूवमेंट के लिए अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के इंटीरियर में, इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, फॉर एवरी मूवमेंट 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, एक ग्रेडियंट, एक ग्रेविटी। तो ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट, बोथ 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी टाइप ऑफ मूवमेंट इस टॉपिक के एसोसिएटेड। जैसे हवा एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी अगर प्रेशर ग्रेडियंट है तो, और
जो अर्थ के बीनीथ थर्मल कन्वेक्टिव करेंट्स थे, अपवर्ड मूविंग मैग्मा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, जो थर्मल ग्रेडियंट था, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर रीजन की ओर जा रहे थे, तो तभी मैग्मा बाहर आ रहा था। थर्मल ग्रेडियंट नहीं होगा तो बाहर क्यों आएगा भाई? क्योंकि एक हाइट पे जाने के बाद फिर सबसाइड क्यों कर रहा था? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर लूज़ हो जाता था, जाके हीट लूज़ हो जाती थी। ग्लेशियर ऊंचाई से नीचे की ओर आते देखा होगा, क्योंकि ग्रेडियंट है, ढलान है, स्लोप है। पानी ऊंचाई से नीचाई की तौर बहती हैं नदियाँ, क्योंकि स्लोप है। तो हवा बहने के लिए चाहिए प्रेशर ग्रेडियंट, ज़मीन के अंदर मैग्मा को फ्लो करने के लिए, थर्मल कन्वेक्टिव करेंट्स को फ्लो करने के लिए चाहिए टेम्परेचर ग्रेडियंट, पहाड़ों से नदियों को आने के लिए, मैदानों पर नदियों को बहने के लिए, ग्लेशियर्स को आगे बढ़ने के लिए चाहिए स्लोप का ग्रेडियंट। तो इस तरह से ग्रेडियंट इज़ रिस्पॉन्सिबल जो इन नेचुरल एक्सोजेनिक एलिमेंट्स को, वाटर को, एयर को, विंड को, ग्लेशियर को मोबाइल बनाता है। और जब ये एक्सोजेनिक एलिमेंट मोबाइल हो जाते हैं, तब ये मटेरियल, अर्थ मटेरियल को एक्वायर करके स्लोप के वाया ट्रांसपोर्ट करके डिप्रेशन या बेसिन रीजन में जाकर डिपॉजिट कर देते हैं। ओके, दैट्स ऑल, इतनी कहानी है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। तो कैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पहले हिमालय से मटेरियल एक्वायर करती हैं, लेकर के आगे जाती, गंगा के मैदानों में ग्रेडियंट बहुत कम हो जाता है, तो वो मटेरियल यहाँ जमा करती हैं, एलुवियल सॉइल बनती है, लेकिन स्टिल अभी भी मटेरियल कैरी करने लायक हैं। हल्का मटेरियल, जैसे कि ऊपरी ऊंचाइयों पे ही बोल्डर जमा कर दिए, उसके थोड़ा नीचे कॉबल्स, फिर पेबल्स, फिर ग्रेवल्स। मैदानी इलाकों में एक ग्रेडियंट जब और घटेगा तो सैंड भी छोड़ देंगे, और बिल्कुल जो गंगा का कोस्टल एरिया है, बंगाल के वो तटीय इलाके, वहाँ तक सिल्ट और क्ले को ले जाएंगे। वह फिर एंड में नदी वहाँ भी उन्हें भी छोड़ देगी, जहाँ पे ये सारा छोड़ देगी, जमा करके समुद्र में मिलेगी। इस जमा हुए मलबे से जो लैंडफॉर्म बनेगा वो डेल्टा बनेगा। अंत में भी नदी देखो तुम्हें डेल्टा बना के देके जाती है, इस मटेरियल को जमा के, और जमा करके फिर नदी जा करके, शुद्ध नदी जल जाके ना कुछ लाए थे ना लेके जाना है, ना आया था ना जाएगा। नदी खाली हाथ आई थी ग्लेशियर से पिघल के, नदी खाली आती सागर में मिलेगी जाके। ये प्रकृति का नियम है। तुम भी ऐसे ही आते हो और जाते हो। उस दौरान जो तुम्हारी यात्रा है, उस दौरान बहुत कुछ पाओगे, विद्या पाओगे, नाम पाओगे, शोहरत पाओगे, साथ सानिध्य समर्थन पाओगे। तो ऐसे ही नदी बहुत कुछ पाती है, बहुत सारे सेडिमेंट, डेब्रिस, ऑर्गेनिक मटेरियल, एसिडिक कैरेक्टर, एल्कलाइन कैरेक्टर सब पाती है, और सब तुम्हें एक समय में दे जाना है। नदी भी दे जाती है, और फिर खाली हाथ निकल लेना है चुप करके। और उसी अनंत से आए हो, उसी अनंत में तुम्हें भी विलीन होना है। तो सागर में मिल जाने के बाद नदी का वजूद नहीं, ख़त्म कहानी। वही स्टोरी यहाँ पर भी। नदी कहानी को मैं अक्सर जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, कहीं भी नदी की यात्रा देख लो तो अपनी यात्रा स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। वो कहते हैं कि when these elements of nature become mobile due to gradients, they remove the materials and transport them over slopes and deposit them at lower level. Geomorphic processes and geomorphic agents, especially the exogenic के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड जियोमॉर्फिक एजेंट्स, स्पेशली द एक्सोजेनिक, अनलेस स्टेटेड सेपरेटली आर वन एंड द सेम। तो वो कह रहे हैं कि जब तक इन्हें अलग से मेंशन ना करें, अगर अनलेस स्टेटेड सेपरेटली, जब तक इन्हें अलग से मेंशन ना करें, तब तक एक्सोजेनिक के केस में जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड जियोमॉर्फिक एजेंट्स वन एंड द सेम ही है। ठीक है, जैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या है? वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डेपोजिशन। ठीक है, अब इसी तरह तो ये अल्टीमेटली आपने समझा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के रूप में। तो जियोमॉर्फिक एजेंट्स के नाम क्या आपने पढ़े थे? हमने जियोमॉर्फिक एजेंट पढ़ा, रनिंग वाटर, मैंने आपको बताया अभी, रनिंग वाटर, रनिंग ग्लेशियर्स, वेव्स, करंट्स, ब्लोइंग विंड्स, ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं। वो कह रहे हैं एक्सोजेनिक के केस में जब तक अलग अलग ना बताएं, इन्हें वन एंड द सेम समझो। क्यों? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का रिश्ता है फोर्स से। सो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स।
टू अचीव द रिजल्ट समथिंग इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या अचीव होगा, हमें फोर्स अप्लाई करके रिजल्ट क्या अचीव होगा, रिजल्ट अचीव होगा कि रिलीफ वियर डाउन हो गया, रिलीफ वियर डाउन हो गया, रिलीफ ग्रेडेशन हो गया, और आगे जा कर के वो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट हो के वो डिपॉजिट हो गया, फिलअप हो गया, तो क्या हो गया, ए ग्रेडेशन हो गया। हमें फोर्स की एप्लीकेशन से यही रिजल्ट ना मिलेगा। चलिए थोड़ी देर के लिए प्रोसेस ये है। तो एजेंट क्या है, रनिंग वाटर, ब्लोइंग विंड, मूविंग ग्लेशियर, मूविंग वेव्स करेंगी क्या, रिलीफ को वियर डाउन करेंगी। रनिंग एजेंट अपनी मोबाइल कैपेबिलिटी के दम पर रॉक मटेरियल को एक्वायर करेंगी, डाउन द स्लोप ट्रांसपोर्ट करेंगी और एक जगह पे जाके डिपॉजिट कर देंगी। तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम। तो एक्सोजेनिक के कॉन्टेक्स्ट में जब तक अलग अलग से मेंशन करना ना ज़रूरत पड़े तब तक इसे वन एंड द सेम समझो, क्योंकि चाहे प्रोसेस की बात कर लो चाहे एजेंट की, रिज़ल्ट यहाँ सेम आ रहा है। प्रोसेस है बल लगना और उससे एक नतीजा आना। एजेंट है जो कि यहाँ पर एजेंट को आप देखेंगे दैट मीडियम, दैट इज़ अ मोबाइल मीडियम, वो माध्यम, वो ज़रिया जिसके वाया रॉक एक्वायर हो रही है, रॉक ट्रांसपोर्ट हो रही है और रॉक जम रही है, वो वाला मीडियम है एजेंट। और प्रोसेस के तहत आप इसको कैसे देखेंगे, प्रोसेस के तहत आप बात कर रहे हैं उस बल की, उस फोर्स की। हेयर यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस यहाँ पर कौन सी हैं, आप बात कर रहे हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ऑफ रनिंग वाटर, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ऑफ मूविंग आइस, उसी की बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस के तहत मास वेस्टिंग जो हुआ, वेदरिंग जो हुआ, इरोजन और ट्रांसपोर्ट डिपोजिशन जो हुआ बल लगने से, यही हुआ ना, यही हुआ। तो इरोजन और डिपोजिशन एजेंट के द्वारा कैसे होता है, इरोजनल एजेंट एक माध्यम है रॉक को एक्वायर करके ट्रांसपोर्ट करके जमा करने का, तो इरोजन एंड डिपोजिशन ही हो रहा है। तो ये दोनों का फ़र्क बताया है, एक माध्यम है एक बल है, नतीजा सेम आ रहा है। नतीजा आ रहा है कि वेदरिंग हो रही है, नतीजा आ रहा है कि मास वेस्टिंग हो रही है, नतीजा आ रहा है इरोजन एंड डिपोजिशन हो रहा है, रिजल्ट सेम ही ना आ रहा है, लेकिन एक बल है एक माध्यम है, काम ऐसे हो रहा है। ओके, तो लिखाया गया है, लिखा है कि geomorphic processes and geomorphic agents, especially exogenic, unless stated separately, are one and the same. क्या है, a process is a force applied on earth materials affecting the same. अब प्रोसेस क्या है, एक बल है जो आप अर्थ मटेरियल पर लगा रहे हैं उस अर्थ मटेरियल को प्रभावित करने के लिए, है ना। और एजेंट क्या है, एक माध्यम है, एक मीडियम है जिसके माध्यम से वो अर्थ मटेरियल क्या हो रहा है, एक्वायर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, अफेक्ट ही हो रहा है। तो यहाँ पर हम अब प्रोसेस के आगे लगा देंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस के आगे लगा देंगे एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो फिर यहाँ पर फोर्स अर्थ मटेरियल पे अप्लाई होके उसे ही अफेक्ट कर रही है। किस मैनर में अफेक्ट कर रही है, अफेक्ट कर रही है फॉर द पर्पज़ ऑफ मास वेस्टिंग, अफेक्ट कर रही है फॉर द वेदरिंग, अफेक्ट कर रही है फॉर इरोजन एंड डिपोजिशन, है ना। तो फिर हम यहाँ पर एक साथ एक वन एंड द सेम लेके चल सकते हैं, क्योंकि एजेंट भी बतौर माध्यम, बतौर मीडियम, जब किसी अर्थ मटेरियल पर जाकर के अपना एक्शन कर रहा है तो कर क्या रहा है, उसे एक्वायर कर रहा है, उसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसे डिपॉजिट कर रहा है। तो एजेंट भी उस रॉक को उसी तरह से अफेक्ट कर रहा है और प्रोसेस भी फोर्स के वाया उस रॉक पे लग के उसको ही अफेक्ट जब कर रहा है तो इसी मैनर में अफेक्ट कर रहा है कि या वेदरिंग होगा या वेस्टिंग होगा या इरोजन एंड डिपोजिशन होगा। तो इस वजह से यहाँ पर आप इसे वन एंड द सेम लेके चल सकते हैं, वो ऐसा बता रहे हैं। ओके, सो वो कह रहे हैं कि अ प्रोसेस इज़ अ फोर्स अप्लाइड ऑन द अर्थ मटीरियल्स अफेक्टिंग द सेम। ओके, एन एजेंट इज़ अ मोबाइल मीडियम, running water, wind, moving ice masses, waves and currents, etc. So an agent is a mobile medium which removes, transports and deposit earth materials. तो प्रोसेस के तहत बल लग रहा है और बल चट्टानों पे लग रहा है ना, तो नतीजा वही आए।